दोस्तों, यदि आप YouTube पे या फिर Google पे सर्च करते हो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर, तो वहाँ पे आपको वही स्टार्टर का डायग्राम मिलेगा जो कि 50 साल पहले इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि जिस स्टार्टर के द्वारा हम मैनुअली मोटर को चालू करते थे, वो वाले स्टार्टर का आपको डायग्राम मिलेगा। लेकिन अभी के टाइम पे जो स्टार्टर इस्तेमाल किया जाता है, उसमें केवल आपको एक बटन प्रेस करना होता है और उस बटन को प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो जाता है और जो हमारा मोटर है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे फुल लोड पे आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीख लेते हैं कि हम किस प्रकार से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर का वायरिंग करेंगे। दोस्तों, स्टार्टर का वायरिंग करने से पहले मैं आपको स्लिप रिंग मोटर के बारे में 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना। तो देखिए, जो हमारा स्लिप रिंग मोटर होता है, स्लिप रिंग मोटर में 2 वाइंडिंग किया जाता है। पहला तो स्टेटर वाइंडिंग होता है और सेकंड रोटर वाइंडिंग, यानी कि रोटर में भी वाइंडिंग होता है और एक स्टेटर में भी वाइंडिंग होता है। अब जो हमारा रोटर वाइंडिंग होता है उसको हम एक स्लिप रिंग के द्वारा किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि रोटर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम वेरिएबल करके मोटर को स्टार्ट कर सकें। इसके बाद जो स्टेटर का वाइंडिंग होता है उसमें हम 3 फेज पावर सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि हम मोटर को चालू कर सकें। ठीक है। अब ये जो हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, इस मोटर का उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो स्लिप रिंग मोटर होता है इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसके रोटर में भी वाइंडिंग किया जाता है और जो रोटर का रेजिस्टेंस है उसको स्टार्टिंग में ज़्यादा रखने के लिए हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं, इसीलिए स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है। ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट ये होता है कि जो हमारा रोटर का रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होने के कारण जो स्टार्टिंग करंट है वो कम रहता है। तो यहाँ पे हमें 2 कारण मिल गया। फर्स्ट कारण ये है कि स्टार्टिंग टॉर्क हमें ज़्यादा मिलेगा और सेकंड कारण हो गया स्टार्टिंग करंट जो होती है वो कम रहता है, इसीलिए हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा मोटर का स्टेटर हो गया जिसमें हमें 3 फेज पावर सप्लाई को कनेक्ट करना है। अब ये जो हमारा 3 फेज पावर सप्लाई है इसको हम डायरेक्टली ले जाके मोटर के साथ में कनेक्ट नहीं करते हैं। इसके बीच में हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका तीनों फेज का पावर सप्लाई है इसको ले जाके फ्यूज के साथ में कनेक्ट कर दीजिए। अब फ्यूज से जो आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा इसको ले जाके हम कॉन्टेक्टर को इनपुट पावर सप्लाई दे देते हैं। अब इस कॉन्टेक्टर के आउटपुट टर्मिनल से वायर को कनेक्ट करके जो हमारा मोटर का स्टेटर है, स्टेटर का जो टर्मिनल होता है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे जो इंडक्शन मोटर होता है उस मोटर में भी 3 वाइंडिंग किया जाता है और टोटल हमें 6 वायर मिलता है कनेक्शन करने के लिए। अब उन 6 वायर को हम स्टार में कनेक्ट कर देते हैं या फिर डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद 3 फेज पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। मोटर के वाइंडिंग को किस प्रकार से हम स्टार में कनेक्ट करते हैं और किस प्रकार से डेल्टा में कनेक्ट करते हैं, यदि आप सीखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो अभी के टाइम पे हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा मोटर का स्टेटर है इसको हमने स्टार में कनेक्ट करके रखे हैं और जो हमारा 3 फेज पावर सप्लाई है इसको हम ले जाके स्टेटर के साथ में कनेक्ट कर दिए। दोस्तों, ये जो पावर वायरिंग है इसमें मैंने ओवरलोड रिले को कनेक्ट नहीं किया हूँ। इसके जगह पे मैं OCR यानी कि ओवर करंट रिले का इस्तेमाल कर लेता हूँ, जिससे कि हमारा जो मोटर है इसको ओवर करंट से प्रोटेक्शन मिल जाए। तो ये जो हमारा OCR है इसका कनेक्शन करने के लिए आपको CT का इस्तेमाल करना पड़ता है और मैंने यहाँ पे तीनों फेस में एक CT को कनेक्ट कर दिया हूँ। अब ये जो हमारा CT है इसका जो S1 टर्मिनल होता है उस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके जो हमारा OCR है उसके एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद इसी CT का जो S2 टर्मिनल है उसमें से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके उसी ओवरलोड रिले का जो पॉइंट है इस पॉइंट के साथ में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। जिस प्रकार से हमने इस CT को कनेक्ट की है उसी प्रकार से Y फेज के CT को भी कनेक्ट कर देंगे और जो हमारा B फेज का CT है इस CT को भी हम उसी प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। आप कनेक्शन एक बार देख लीजिए। ठीक है। तो कनेक्शन कुछ इस प्रकार से करना होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उस मोटर का जो रोटर होता है उस रोटर में भी वाइंडिंग किया जाता है। तो ये हमारा रोटर हो गया। अब ये जो रोटर है इसको हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट करना होता है। इस रोटर के वाइंडिंग को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट करने के लिए हम स्लिप रिंग का उपयोग करते हैं, इसीलिए इस मोटर का नाम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रखा गया है। ठीक है। दोस्तों, ये जो हमारा रोटर है इस रोटर के आउटपुट पे हमें 3 वायर मिलेगा। इन वायर को ले जाके हमें इस रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट करना है। अब इस रेजिस्टेंस का जो आउटपुट होगा इसको ले जाके दूसरे रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट कर देना है।
इसी प्रकार से इस रेजिस्टेंस के आउटपुट से वायर को ले जाके तीसरे रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्ट कर देना है। अब ये जो हमारा लास्ट वाला रेजिस्टेंस है, इनको आपस में हम कनेक्ट कर देंगे स्टार में, यानी कि स्टार कनेक्शन हम यहाँ पे बना देंगे। दोस्तों, मैं जो आपको स्टार्टर अभी बताने वाला हूँ वो 3 स्टेप वाली है, यानी कि 3 बार में हम मोटर को चालू करेंगे। आप चाहें तो मोटर को 4 स्टेप में चालू कर सकते हो या फिर 5 स्टेप में भी चालू कर सकते हो। यदि आप मोटर को 4 स्टेप में चालू करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आपको इस प्रकार के 3 रेजिस्टेंस का सेट और इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि आप मोटर को 5 स्टेप में चालू करना चाहते हो तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो 5 हो जाएगा। जितना स्टेप में आप मोटर को चालू करना चाहते हो उतना रेजिस्टेंस हमारा रोटर की सीरीज में कनेक्ट होता चला जाएगा। अब ये जो हमारा रेजिस्टेंस है स्टार्टिंग के समय पूरा का पूरा लाइन में रहता है, लेकिन जैसे जैसे मोटर हमारा स्टार्ट होता जाएगा वैसे वैसे हमें रेजिस्टेंस को बाईपास करना होता है, और बाईपास करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारा स्टार्टर है वो 3 स्टेप वाली है, इसीलिए हम यहाँ पे 3 और कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करेंगे जिसके द्वारा हम रेजिस्टेंस को बाईपास कर सके। तो यहाँ पे जो ये वाला कॉन्टेक्टर है इसका नाम हम K2 रख देते हैं, इस कॉन्टेक्टर का नाम K3 और इस कॉन्टेक्टर का नाम K4। अब ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है ये किस प्रकार से रेजिस्टेंस को बाईपास करेगा एक बात समझ लीजिए। देखिए, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसको बाईपास करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि इसका जो आगे है, यानी कि यदि आपको इसको बाईपास करना है तो इसके पहले आपको इन तीनों वायर को आपस में शॉर्ट कर देना है। यदि आप यहाँ पे शॉर्ट कर दोगे तो आपका जो ये तीनों रेजिस्टेंस है ये बाईपास हो जाएगा, और इसी को शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे कॉन्टेक्टर का कनेक्शन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि इन तीनों वायर में से एक एक वायर को कनेक्ट करके आप ले जाके कॉन्टेक्टर के साथ में कनेक्ट कर दीजिए। अब इस कॉन्टेक्टर का जो आउटपुट है इसको आप आपस में शॉर्ट कर दीजिए, यानी कि स्टार में कनेक्ट कर दीजिए। इसी प्रकार से इन तीनों रेजिस्टेंस को बाईपास करने के लिए आप यहाँ से वायर को कनेक्ट करके ले जाइए और कॉन्टेक्टर के साथ में कनेक्ट कर दीजिए, और इस कॉन्टेक्टर के आउटपुट टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर दीजिए। इसी प्रकार से इन तीनों रेजिस्टेंस को बाईपास करने के लिए हम इस कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करेंगे और इसका भी कनेक्शन हम सेम टू सेम कर देंगे। तो जो हमारा मोटर है इस मोटर का पावर वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब हमें करना है कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग करने के लिए आपको यहाँ पे टोटल 4 कॉन्टेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है इसका नाम K1 है, तो ये हमारा K1 हो गया। ये हमारा K4, K3 और K2, तो चारों कॉन्टेक्टर हमारा यहाँ पे आ गया है। अब ये जो हमारा तीनों कॉन्टेक्टर है इन तीनों कॉन्टेक्टर को हमें धीरे धीरे बाईपास करना पड़ेगा, यानी कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में हमें इन तीनों कॉन्टेक्टर को धीरे धीरे बाईपास करना होता है। तो यहाँ पे टाइमिंग के लिए हमें टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस सर्किट डायग्राम में आपको 2 टाइप का टाइमर इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहला तो ऑफ डिले टाइमर और दूसरा आपको ऑन डिले टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो हमारा टाइमर है ये ऑफ डिले टाइमर है, और ये जो आप सिंबल देख रहे हो ये ऑन डिले टाइमर का सिंबल है, ठीक है। ये जो हमारा ऑन डिले टाइमर है आपको टोटल 3 इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनका नाम हमने रख दिए T2, T3 और T4, और जो हमारा ऑफ डिले टाइमर है इसका नाम हमने रख दिए T1, ठीक है दोस्तों। अब इन चारों टाइमर का उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे इसको आप कंट्रोल वायरिंग में बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। अब इस सर्किट में जो हम कॉन्टेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं और जो टाइमर इस्तेमाल कर रहे हैं ये सिंगल फेज पावर सप्लाई पे ऑपरेट होने वाला है। इसका मतलब हमें चाहिए फेज सप्लाई। जो हमारा फेज सप्लाई होगा इसको हम एक कंट्रोल फ्यूज के साथ में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद ही पावर सप्लाई को ले जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई होगा उसको हम न्यूट्रल लिंक के साथ में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद ही हमारा जो न्यूट्रल पावर सप्लाई होगा वो आगे की तरफ फ्लो होगा। ये जो हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई है इसको हमने टाइमर और कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल के साथ कनेक्शन कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमें केवल इन सभी को फेज सप्लाई देना है, और फेज सप्लाई के साथ में हमें लॉजिक भी इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से मोटर को स्टार्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल वायरिंग करने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो भी आपका ओवरलोड रिले है या फिर जो आपका OCR है, OCR का जो NC कॉन्टैक्ट होता है उस NC कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद मोटर को ऑफ करने के लिए आप स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करिए, और मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे वायरिंग करने के लिए हम क्या करते
हैं जो हमारा कंट्रोल फ्यूज है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके जो हमारा OCR है उसका जो NC कॉन्टैक्ट है इसको इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। अब इसके आउटपुट टर्मिनल से वायर को ले जाके स्टॉप पुश बटन को इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे और इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसको इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसको प्रेस करते ही हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हम कंट्रोल वायरिंग करेंगे इसमें हम डायरेक्टली कॉन्टैक्टर को ऑन नहीं करेंगे। इसका जो पावर सप्लाई होगा इसको ले जाके हम डायरेक्टली जो हमारा टाइमर है यानी कि ऑफ डिले टाइमर है इसको इनपुट पावर सप्लाई देंगे। अब ये जो हमारा ऑफ डिले टाइमर है इसमें जैसे ही पावर सप्लाई जाएगा तो इसका जो कॉन्टैक्ट होता है वो चेंज हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको ऑफ डिले टाइमर और ऑन डिले टाइमर के बीच में डिफरेंस नहीं मालूम तो इसका भी एक वीडियो मैंने बना दिया हूँ, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑफ डिले टाइमर है इसका जो NC कॉन्टैक्ट है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए। ये जो NO कॉन्टैक्ट है ये NC में कन्वर्ट तुरंत हो जाएगा जैसे ही इस टाइमर में पावर सप्लाई जाता है। ऑफ डिले टाइमर का काम यही होता है, जैसे ही इसमें पावर सप्लाई जाएगा तुरंत ही इसके कॉन्टैक्ट को चेंज कर देगा। लेकिन इसमें जब पावर सप्लाई कट होता है तो इसका जो कॉन्टैक्ट है वो तुरंत चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम वेट करेगा, उसके बाद में इसके कॉन्टैक्ट को चेंज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका स्टार्ट पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को ले जाके इसके NO कॉन्टैक्ट पे इनपुट पावर सप्लाई दे दीजिए। अब इस NO कॉन्टैक्ट के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को ले जाके इस कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है ये ऑन हो जाए। ये जो कॉन्टैक्टर है ये ऑन तो हो जाएगा, लेकिन जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को रिलीज़ करते हैं तो हमारा जो मोटर है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो इसमें हमें होल्डिंग सर्किट बनाना होगा। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसी कॉन्टैक्टर का जो NO कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा NO कॉन्टैक्ट है इसको इनपुट पावर सप्लाई स्टार्ट पुश बटन के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसके आउटपुट टर्मिनल जो है उसको हम स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। कुछ इस प्रकार से कनेक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्टैक्टर है इसको स्टार्ट करने का और होल्डिंग करने का सर्किट बन गया। अब इस कॉन्टैक्टर के ऑन होने के बाद ये जो बाकी कॉन्टैक्टर और टाइमर है इनको पावर सप्लाई जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसी कॉन्टैक्टर का जो NO कॉन्टैक्ट है इस NO कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे हमने इसी कॉन्टैक्टर का NO कॉन्टैक्ट इस्तेमाल कर लिए। अब इसको इनपुट पावर सप्लाई हम यहाँ से ले जाके कनेक्ट कर देंगे। अब इस कॉन्टैक्टर के आउटपुट टर्मिनल से जो पावर सप्लाई जाएगा इसको सबसे पहले हम ले जाके इस टाइमर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि इसके ऑन होते ही इस टाइमर में पावर सप्लाई चला जाएगा और इस टाइमर का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा और काउंटडाउन कंप्लीट होने के बाद ये आउटपुट कमांड जनरेट करेगा। तो यहाँ पे हम इसी टाइमर का जो NO कॉन्टैक्ट है इस NO कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करेंगे इस K2 कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए और इस NO कॉन्टैक्ट को पावर सप्लाई देने के लिए हम यहाँ से वायर को कनेक्ट कर देंगे और इसके आउटपुट टर्मिनल से वायर को ले जाके K2 टर्मिनल को इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको बाईपास करने के लिए हमने सर्किट डायग्राम बना दिए। इसके बाद हमें इस रेजिस्टेंस को बाईपास करना होगा। तो इसको बाईपास करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा K2 कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर का जो NO कॉन्टैक्ट है इसका इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो NO कॉन्टैक्ट है इसको इनपुट पावर सप्लाई हम डायरेक्ट दे देंगे और इसके आउटपुट टर्मिनल से वायर को ले जाके जो हमारा टाइमर है इसके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि इस कॉन्टैक्टर के ऑन होते ही इसमें पावर सप्लाई चला जाए। अब इस टाइमर का जो NO कॉन्टैक्ट होगा इसका इस्तेमाल हम इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस NO कॉन्टैक्ट का भी कनेक्शन हम इस प्रकार से करेंगे, तो हम यहाँ पे कनेक्शन डायरेक्टली कर देते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से इस कॉन्टैक्टर का जो NO कॉन्टैक्ट है इसका इस्तेमाल हम हमारा जो T4 टाइमर है इसको पावर सप्लाई देने के लिए करेंगे। अब ये जो हमारा टाइमर है इसका जो NO कॉन्टैक्ट है इसका इस्तेमाल हम करेंगे इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ में आपको इंटरलॉकिंग भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ये जो हमारा K2 कॉन्टैक्टर है इसका NO कॉन्टैक्ट और जो हमारा K3 कॉन्टैक्टर है इसका NO कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन होने के बाद रिवर्स फीडिंग ना हो जाए। अब इनका कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो हमारा NO कॉन्टैक्ट है इसके आउटपुट टर्मिनल से वायर को ले जाके इसको कनेक्ट कर दीजिए। इसके बाद इन सभी को आप सीरीज में कनेक्ट करते हुए जो आपका K4 कॉन्टैक्टर है इसके A1 टर्मिनल पे आप फेस सप्लाई कनेक्ट कर दीजिए। दोस्तों, जैसे ही हमारा K4 कॉन्टैक्टर ऑन होता है, यानी कि जैसे ही हमारा पूरा का पूरा रेजिस्टेंस बाईपास हो जाता है, उसके बाद ये जो हमारा सर्किट है इस सर्किट के पावर सप्लाई को भी हमें ब्रेक करना होगा। यानी कि
यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर लगा हुआ था इसको हमें ओपन करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा K4 कॉन्टेक्टर है इसका जो NC कॉन्टेक्ट है, इस NC कॉन्टेक्ट को ले जाके जो हमारा T2 टाइमर है इसके सर्किट में इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। अब यदि इस सर्किट में पावर सप्लाई जाना बंद हो जाएगा तो बाकी जो सर्किट है इसमें भी पावर सप्लाई जाना बंद हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो K4 कॉन्टेक्टर है ये भी ऑफ हो जाएगा। लेकिन हमें K4 कॉन्टेक्टर को ऑफ नहीं करना। जब तक आपका मोटर रन करेगा तब तक आपका ये जो K4 कॉन्टेक्टर है ये ऑन रहना चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक होल्डिंग सर्किट बनाना होगा। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा K4 कॉन्टेक्टर है इसका जो NO कॉन्टेक्ट है, इस NO कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल हम होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए करेंगे। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो हमारा वायर है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके इसको इनपुट पावर सप्लाई दे दीजिए, और इसका जो आउटपुट टर्मिनल है इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके आपको सभी NO कॉन्टेक्ट को बाईपास करते हुए सबसे लास्ट में ले जाके इस वायर को कनेक्ट करना है, जिससे कि हमारा जो कॉन्टेक्टर है इसके ऑन होने के बाद पावर सप्लाई डायरेक्टली फ्लो होके इसके A1 टर्मिनल पे चला जाए। ठीक है दोस्तों, ये जो तीनों टाइमर है इसको बाईपास करने के लिए हमने ये NC कॉन्टेक्ट इस्तेमाल कर लिए। इसी प्रकार से इस टाइमर को भी हमें बाईपास करना होगा। तो इसके लिए भी हमें K4 कॉन्टेक्टर का जो NC कॉन्टेक्ट है इस NC कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करना होता है। इसको भी हम लाके जो हमारा टाइमर है इसके सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि इसके ऑन होने के बाद ये जो सर्किट है इसमें पावर सप्लाई जाना बंद हो जाए। अब यदि इस टाइमर में पावर सप्लाई जाना बंद हो जाता है तो कुछ समय के बाद ये जो NO कॉन्टेक्ट था, जो NC बना हुआ था, वो दोबारा NO बन जाएगा, और इसके NO बनते ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा, जिससे कि हमारा मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें एक होल्डिंग सर्किट बनाना होगा। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए हमारा जो K1 कॉन्टेक्टर है, इसी K1 कॉन्टेक्टर का जो NO कॉन्टेक्ट है इस NO कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करना होगा। अब इस NO कॉन्टेक्ट को हम इस NO कॉन्टेक्ट के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि इसके ऑन होने से ये NC कॉन्टेक्ट में बदल जाए और ये जो हमारा NO है ये बाईपास हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग हमने ड्रॉ कर दी है। अब चलिए यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारा स्टार्टर है ये किस प्रकार से वर्क करता है। दोस्तों इस वीडियो का PDF फाइल मैं आपको इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करूँगा। मेरा जो इंस्टाग्राम ID है उसका डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो करिए और DM कर दीजिए कि आपको PDF फाइल चाहिए, मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो हमारा स्टार्टर है इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि ये जो हमारा फ्यूज है इसको कनेक्ट करना है। तो इस फ्यूज को हम कनेक्ट कर देते हैं। इसको कनेक्ट करने के बाद हम पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हो जहाँ पे भी लाइनें रेड हो गया, आप ये समझ लीजिए कि हमारा कंट्रोल पावर सप्लाई पहुंच गया है। इसी प्रकार से जो हमारा पावर वायरिंग है इसमें आप देख सकते हो हमारा 3 फेज पावर सप्लाई अभी कॉन्टेक्टर तक पहुंच गया है। इसके आगे फ्लो नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी हमारा कॉन्टेक्टर ऑन नहीं है। इस कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए आपको स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। इसको प्रेस करते ही हमारा जो टाइमर है इस टाइमर में पावर सप्लाई चला जाएगा। इस टाइमर में जैसे ही पावर सप्लाई जाएगा तो तुरंत ही इसका जो NO कॉन्टेक्ट है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके NC में कन्वर्ट होते ही हमारा जो कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर में पावर सप्लाई चला जाएगा, और इसमें पावर सप्लाई जाते ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। कॉन्टेक्टर में पावर सप्लाई जाने से हमारा जो मोटर है उसमें पावर सप्लाई चला गया, और जो हमारा रेसिस्टेंस है ये सभी के सभी लाइन पे आ गया है, यानी कि हमारा जो मोटर है वो स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे जो मोटर का स्पीड है वो कम रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हमारा K1 कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो इसका जो NO कॉन्टेक्ट होता है वो NO से NC में कन्वर्ट हो जाएगा। जितने भी NO कॉन्टेक्ट है वो सभी के सभी NC में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके NC में कन्वर्ट होने से आप देख सकते हो पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इस टाइमर में पावर सप्लाई चला गया। ये जो हमारा टाइमर है ये ऑन डिलेड टाइमर है, यानी कि कुछ समय हमारा टाइमर वेट करेगा, उसके बाद इसका जो NO कॉन्टेक्ट है वो NC में कन्वर्ट करेगा। इसके NC में कन्वर्ट होने से ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, यानी कि K2 कॉन्टेक्टर के ऑन होने से हमारा जो ये तीनों रेजिस्टेंस है ये बाईपास हो जाएगा। अब जो हमारा पावर सप्लाई है वो डायरेक्टली यहाँ से फ्लो होते हुए डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर के ऑन होने के बाद इसका जो NO कॉन्टेक्ट है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके NC में कन्वर्ट होने से पावर सप्लाई आगे फ्लो होते हुए इस टाइमर में चला जाएगा। अब इस टाइमर में पावर सप्लाई जाने के बाद इस टाइमर का भी काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। जितना भी आप इस टाइमर में टाइम सेट करके रखोगे उतने टाइम के बाद इसका जो NO कॉन्टेक्ट है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके NC में कन्वर्ट होने से पावर सप्लाई इस कॉन्टेक्टर में चला जाएगा, और इसमें पावर सप्लाई जाने के बाद आप देख सकते हो ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, जिससे कि हमारा जो ये तीनों रेजिस्टेंस है ये भी बाईपास हो गया। ठीक है,
अब इसके बाद ये जो हमारा टाइमर है इसमें भी पावर सप्लाई आ गया है, तो इसका भी काउंटडाउन स्टार्ट होगा। दोस्तों ये जो हमारा टाइमर है इसमें हम इतना टाइम सेट करते हैं जिससे कि हमारा जो मोटर है उसको हम धीरे धीरे स्टार्ट कर सके हैं। वो टाइमिंग के लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसको मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप केवल यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो भी हम टाइम सेट करेंगे उतना टाइम के बाद में हमारा जो टाइमर है वो एक एक कॉन्टेक्टर को ऑन करेगा और एक एक रेजिस्टेंस को बाईपास करता चला जाएगा। ठीक है, तो इस टाइमर में भी पावर सप्लाई चला गया है और इस टाइमर में पावर सप्लाई जाने के बाद इसका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा और इसका काउंटडाउन कंप्लीट होने के बाद इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है वो एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि पावर सप्लाई आगे फ्लो होते हुए K4 कॉन्टैक्टर को ऑन कर देगा। इस कॉन्टैक्टर के ऑन होने से पूरा का पूरा रेजिस्टेंस हमारा बाईपास हो जाएगा, यानी कि अब हमारा जो रोटर है इस रोटर के साथ में कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है। ठीक है, अब जो हमारा मोटर है वो नॉर्मली वर्क करेगा फुल स्पीड के साथ में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे जो हमारा K4 कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर के ऑन होने के साथ साथ ही इसका जो एनो कॉन्टैक्ट होता है वो एनसी में कन्वर्ट होता है, जिससे कि यहाँ से होल्डिंग सर्किट बन जाए और इस कॉन्टैक्टर के ऑन होने से इसका जो इंटरलॉकिंग है यानी कि इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो एनो में बदल जाएगा। अब इसके एनो में बदलने से आप देख सकते हो जो हमारा ऑफ डिले टाइमर है इसमें भी पावर सप्लाई जाना बंद हो गया। अब इस ऑफ डिले टाइमर में पावर सप्लाई जाना बंद हो जाए तो इसका काउंटडाउन स्टार्ट होगा। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा ऑफ डिले टाइमर होता है उसमें पावर सप्लाई जाना यदि बंद हो जाए तब जाके उसका काउंटडाउन स्टार्ट होता है। तो इसमें पावर सप्लाई कट हो गया तो इसमें हम कुछ टाइम सेट करेंगे, उतना टाइम के बाद में इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो दोबारा एनो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके नॉर्मल होने के बाद भी हमारा मोटर ऑफ नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे होल्डिंग सर्किट को बना के रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब यदि आप मोटर को ऑफ करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपली स्टॉप पुश बटन को प्रेस कर देना है। इसको प्रेस करते ही आपका मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों यदि आपको मुझसे बात करना है या फिर किसी प्रकार का फीडबैक देना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।